नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिशन कंपटीशन क्लासेस कानपुर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ का इतिहास। देखिए, रीट के संबंध में हम पहले से एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। और जो दूसरा चैप्टर आपके राजस्थान का इतिहास कला एवं संस्कृति में दे रखा है, उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख राजवंश। और सबसे पहले मित्रों शुरुआत करते हैं अपन मेवाड़ के गुहिलों से। और मेवाड़ के गुहिल के संबंध में हम जानेंगे कि गुहिल कहाँ से आए हैं, क्या वो राजस्थान से हैं। इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत हैं, उनके संबंध में आप संपूर्ण जानकारी आज देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि मेवाड़ जो है उसका प्राचीन नाम, ठीक है। मेवाड़ के प्राचीन नाम की अगर बात करते हैं मित्रों, तो मेवाड़ का प्राचीन नाम आप सब जानते हैं क्या है। मेवाड़ का प्राचीन नाम है, इसको प्राचीन काल में देखो, एक तो सिवी जनपद या फिर प्रागवाट कहते थे या फिर मेदवाट कहते थे। देखिए, ये सिवी एक जनजाति थी जो सिकंदर के समय पर जो पंजाब राज्य में आक्रमण हुआ, तो वहाँ से कुछ जातियां वहाँ से निकल करके राजस्थान के इन क्षेत्रों में आकर के बस गई। और इन्होंने अपना एक स्वयं का एक जनपद स्थापित किया और उस जनपद का नाम था सिवी जनपद, ठीक है। इसी को हम प्राचीन काल में प्रागवाट या मेवतवाड़ के नाम से जानते थे, ठीक है। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी माध्यमिका नगरी, जो कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। याद रखेंगे, माध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़। मेवाड़ प्रदेश की अगर बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, तो आप सभी जानते हैं, जैसे उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद और प्रतापगढ़ का क्षेत्र अगर देखा जाए तो मेवाड़ प्रदेश के अंतर्गत आता है। संसार का सबसे प्राचीनतम राजवंश भी इसी को माना जाता है। और सबसे अधिक समय तक राज करने वाला राजवंश, यानी सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला कोई राजवंश है राजस्थान के अंतर्गत, तो वो है मित्रों गुहिल राजवंश। याद रखेंगे कौन सा है, गुहिल राजवंश। अब सबसे बढ़िया बात यह है कि उत्पत्ति के सिद्धांत, यानी कि भिन्न भिन्न इतिहासकार इनके बारे में क्या मत रखते हैं। गुहिल वास्तव में राजस्थान के मूल निवासी है या फिर कहीं विदेशी हैं या फिर, ठीक है, तो उनके संबंध में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट मत जो है उसके बारे में बात करें तो वो है अबुल फजल का। अबुल फजल इनको ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतान मानते। अब देखो, ये नौशेखा आदिल, कई जगह नौशेखा लिखा हुआ है और कई जगह नौशेरवा लिखा हुआ है। जो आपके राजस्थान में बुक चलती हैं, राजस्थान का इतिहास कला एवं संस्कृति, उसमें नौशेखा लिखा है, मगर शुद्ध अगर देखा जाए तो नौशेरवा की संतान। तो क्या याद रखोगे, अबुल फजल क्या मानता है इनको, ईरान के बादशाह नौशेरवा आदिल की संतान। दूसरा जो मत है, दूसरे जो इतिहासकार हैं वो देखिए, वो मत है गोपीनाथ शर्मा, B.R. भंडारकर। ये इनको क्या मानते हैं, ब्राह्मण मानते हैं। गोपीनाथ शर्मा, D.R. भंडारकर क्या मानते हैं, गुहिलों को ब्राह्मण वंश से मानते हैं। और इसी बात का समर्थन करते हैं हमारे मोइनोत नैण सिंह। तो एक चीज ये ध्यान रख लेना, गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर D.R. भंडारकर और मोइनोत नैण सिंह, ये तीनों ही इतिहासकारों की अगर बात करें तो ये गुहिलों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न मानते हैं। याद रखोगे, ठीक है। और एक हमने देखा कि कुंभा की जो पुस्तक है रसिक प्रिया, रसिक प्रिया आप सभी जानते हैं, गीत गोविंद जो जयदेव के द्वारा लिखी गई रचना है उस पर टीका लिखी थी। तो ये रसिक प्रिया में इन्हें नागर ब्राह्मण बताया गया। क्या बताया गया है मित्रों, नागर ब्राह्मण, ठीक है, याद रखोगे। उसके बाद देखो, कर्नल टॉड और कवि राजा श्यामल दास, इनका संबंध जोड़ते हैं वल्लभी गुजरात से। उसमें इस तरीके की बातें भी बताई गई हैं वीर विनोद में कि वल्लभी के एक शासक थे जिनका नाम था शिलादित्य और उनकी रानी का नाम था पुष्पावती। तो ऐसा बताते हैं कि पुष्पावती कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा पर चली जाती है, यानी कि अम्बा भवानी की यात्रा पर। किसकी यात्रा पर जाती है, अम्बा भवानी की यात्रा पर चली जाती है। तो उस समय ऐसा बताते हैं कि 524 ईस्वी के आसपास गुजरात पर विदेशी आक्रमण होते हैं और उसमें शिलादित्य उन विदेशी आक्रमणकारियों के साथ युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये पुष्पावती लौटकर आती है, तब उसे इस बात का पता चलता है कि गुजरात में इस तरीके से आक्रमण हुआ और जो शिलादित्य हैं वो उस युद्ध में मारे गए हैं। तो ऐसी मान्यता है कि एक गुफा में पुष्पावती एक बालक को जन्म देती है
और वो बालक गुफा में उसने जन्म लिया, इसी वजह से उसका नाम गुहादित्य पड़ा। और ये मान्यता है कि उस गुहादित्य ने ही मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव रखी है। ठीक है, तो ये जो मत है किसके अनुसार है? कर्नल टोड कवि राजा श्यामल दास के अनुसार। उसी प्रकार देखिए कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है उसके रचनाकार आप जानते हो महेश हैं, और एक लिंग मातमी इसके रचनाकार है कान्हे व्यास। ये एक लिंग मातमी के रचनाकार कौन है? कान्हे व्यास, यानी कि जो राणा कुंभा थे उसके दरबारी है कान्हे व्यास। तो ये आनंदपुर के ब्राह्मण वंश से गोइलों का संबंध जोड़ते हैं। तो याद रखोगे कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एकलिंग महात्म्य के अनुसार गोइलों को आनंदपुर के ब्राह्मण माना गया। ठीक है, याद रखना है। उसी प्रकार देखो कर्नल टोड व मनोज नैणसी गोइलों की कितनी शाखाएं बताते हैं? 24 शाखाओं का वर्णन करते हैं, जिनमें देखो कल्याणपुर के गोहिल, बांगड़, चाटसू के और काठियावाड़ के गोहिल प्रमुख है। और साथ में ही कौन से गोहिल? मेवाड़ के गोहिल, जो सबसे महत्वपूर्ण है और सर्वाधिक शक्तिशाली है। तो ये याद रखना है। एक और देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए सामोली अभिलेख। कौन सा अभिलेख? सामोली अभिलेख। और अभिलेखों में जो चीज लिखी हुई है ऐसा माना जाता है कि वो प्रमाणिक स्रोत माने जाते हैं इतिहास के। तो ये जो सामूलिक अभिलेख है ये 696-46 ईस्वी का है। उसी प्रकार एक आठपुर प्रशस्ति है, वो कब की है? 977 ईस्वी की। कौन सी प्रशस्ति? आठपुर प्रशस्ति। और इसमें ये बताया गया है दोनों में ही, सामोली अभिलेख और आठपुर प्रशस्ति में, कि भोज, महेंद्र, नाग और शिलादित्य ये किसके वंशज हैं? गुहादित्य के। कहने का मतलब, इसका मतलब तो पहला शासक कौन हो गया? कौन हो गया मित्रों? गुहादित्य। पहला शासक कौन हो गया? गुहादित्य। उसके बाद देखो इसके वंशजों में भोज आ गया, ठीक है, महेंद्र आ गया, नाग आ गया और आपके शिलादित्य आ गया। तो शिलादित्य को एक तरीके से देखा जाए तो गुहिल जो राजवंश था उनकी वंशावली में 5वें नंबर का शासक माना गया है। कौन से नंबर का शासक? 5वें नंबर का शासक। किस अभिलेख में? सामोली अभिलेख में। ठीक है, किस अभिलेख में माना गया है? सामोली अभिलेख में। तो देखिए सामोली अभिलेख 646, आठपुर प्रशस्ति 977 ईस्वी। इसमें देखो भोज, महेंद्र, नाग, शिलादित्य ये गुहादित्य के वंशज हैं। और सामोली अभिलेख के अनुसार शिलादित्य गोइल वंश का 5वें नंबर का शासक था। अन्य उत्तराधिकारियों में अगर देखें तो शिलादित्य का उत्तराधिकारी अपराजित होता है। याद रख लेना, शिलादित्य का उत्तराधिकारी कौन बनता है? अपराजित। ये याद रखना, शिलादित्य का उत्तराधिकारी कौन बनता है? गोइल राजवंश में कौन बनता है मित्रों? अपराजित बनता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं, देखो शिलादित्य के बाद कुछ और शासक हमें देखने को मिलते हैं, मगर थोड़ा सा वैसे ही हमको याद रखना है। कई बार इस तरीके का प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन गुहिल वंश का शासक नहीं है या फिर गुहिल वंश से संबंध नहीं रखता है। तो थोड़ा सा देख लें, शिलादित्य भी गुहिल वंश से है, अपराजित इसका उत्तराधिकारी है। और फिर उसके बाद कालभोज आता है, कालभोज, फिर कुमाण प्रथम, व्रतभट्ट, कुमाण द्वितीय, महायक, कुमाण तृतीय, ये सब क्या है? गोहिल वंश से संबंधित शासक है। फिर भी हमें नॉर्मली में इनको याद रखना है। शिलादित्य हुआ, अपराजित हुआ, कालभोज, है ना, ठीक। उसके बाद आपके व्रतभट्ट है, कुमाण द्वितीय, कुमाण प्रथम भी। कुमाण नाम के 3 शासक हुए, कुमाण प्रथम, कुमाण द्वितीय और कुमाण तृतीय। ये जो कुमाण तृतीय है इसके उत्तराधिकारी हुए व्रतभट्ट। कौन हुए? कुमाण तृतीय के उत्तराधिकारी कौन हुए? याद रख लेना, व्रतभट्ट। और इस व्रतभट्ट ने देखो राष्ट्रकूट राजकुमारी से क्या किया है? विवाह किया। याद रखना, कुमाण तृतीय के जो उत्तराधिकारी हुए वो कौन हुए? व्रतभट्ट हुए। और व्रतभट्ट ने राष्ट्रकूट राजकुमारी से क्या किया है? विवाह किया। आगे हम चले, आगे अगर बात करें तो देखें मेवाड़ में हूण शासक मिहिर कुल को पराजित करके, याद रखना, गुहादित्य जो था उसने क्या किया? 566 ईस्वी के आसपास ऐसा माना जाता है कि उस समय चित्तौड़ पर हूण शासक मिहिर कुल का शासन था। तो 566 ईस्वी में मिहिर कुल को पराजित करके गुहादित्य गुहिल वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव डालता है। कब डालता है? 566 ईस्वी के आसपास। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ का आदि पुरुष या मूल पुरुष या संस्थापक किसे कहा जाता है गोहिलों का, तो उसे
किसे कहते हैं मित्रों? गुहादित्य को। ठीक है, मेवाड़ का आदि पुरुष, मूल पुरुष किसे कहते हैं? गुहादित्य को। और मेवाड़ में अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम तांबे के सिक्के किसने चलाए हैं, तो तांबे के सिक्के जारी करने वाला भी शासक कौन है? पहला गुहादित्य है। ऐसा मानते हैं कि इनके सिक्कों की जो आकृति थी मित्रों, इनके सिक्कों की जो आकृति थी, उनकी कोई शेप नहीं थी, कोई ढंग की आकृति नहीं थी, इसलिए उनको गदिया सिक्के कहा गया। कैसे सिक्के कहा गया मित्रों? सिक्कों की आकृति, ठीक है, क्या नहीं थी? सिक्कों की आकृति नहीं थी, इसलिए उनको क्या कहा गया? गदिया सिक्के कहा गया। क्या कहा गया मित्रों? गदिया सिक्के। सिक्कों की कोई आकृति नहीं है, विकृत आकृति है, इसके कारण इन्हें गदिया सिक्के कहा गया। नोट याद रखना, नियमित रूप से अगर वंशावली हमें देखने को मिलती है गोहिलों में, तो किससे मिलती है? बप्पा रावल से। गोहिलों की नियमित रूप से अगर वंशावली देखने को अगर मिलेगी मित्रों, तो किससे मिलेगी? बप्पा रावल से। बप्पा रावल के बाद देखो अल्लट आलू रावल, फिर विक्रम सिंह, इस तरीके से शासक बनते हैं। फिर रण सिंह है, रण सिंह के बेटा श्याम सिंह है, और फिर श्याम सिंह का बेटा सामन सिंह है। इस तरीके की एक वंशावली हमें देखने को मिलती है। अब सबसे पहले हम जो सबसे बढ़िया शासक है पहला, यानी कि जहाँ से वंशावली स्टार्ट होती है, और वो पहला शासक हम देखेंगे, वो है मित्रों बप्पा रावल। इसका शासनकाल 734 से 753। थोड़ा सा बप्पा रावल के बारे में स्टोरी ये है कि जो बप्पा रावल था, इसके पिता का नाम महेंद्र बताते हैं, और महेंद्र भील सरदार बाला के साथ लड़ता हुआ मारा जाता है। तो कर्नल टोड का मानना है कि इसका जो लालन पालन है, पालन पोषण है, नागवंशी एक राजा थे नागादित्य, उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, कि माता का नाम भी कर्नल टोड कमलावती बताते हैं। गुरु आप सभी जानते हो हारित ऋषि, और ऐसा बताते हैं कि हारित ऋषि की गाय चराता था। ठीक है, और जब 734 ईस्वी के आसपास की अगर बात करते हैं, तो उस समय चित्तौड़ पर एक शासक था जिसका नाम है मानगोरी, वो शासन कर रहा था। और उस समय देखिए मित्रों, मेवाड़ पर कुछ विदेशी मुस्लिम आक्रमण होते हैं, और मुस्लिम आक्रमणों से परेशान होकर मानमोरी सभी अपने सामंतों को एकत्रित करता है। इस प्रकार का विचार करता है कि इनको मेवाड़ राज्य से कौन मतलब बाहर भगाएगा। तो ऐसा बताते हैं कि ये जो बप्पा रावल है स्वयं उनकी सेवा में चले जाते हैं, और उन विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित करके मेवाड़ से बाहर खदेड़ देते हैं। सिंध प्रांत तक उनका पीछा करते हैं, और पीछा करते करते ऐसा बताया जाता है मित्रों कि वो गजनी तक पहुंच जाते हैं। और गजनी में उस समय जो शासन कर रहा होता है वो शासक था सलीम। तो ऐसा मानते हैं कि सलीम को बप्पा रावल पराजित करते हैं, और वहाँ का शासक अपने भांजे को बनाते हैं और उसकी पुत्री से विवाह करते हैं। जब बप्पा रावल वापस लौटते हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि जो रावलपिंडी एक शहर है पाकिस्तान में, आप जानते ही हैं, तो ऐसा मानते हैं कि बप्पा रावल ने शायद उसे एक सैनिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया होगा, और उसी के नाम पर उसका नाम क्या पड़ गया? रावलपिंडी पड़ गया। जब बप्पा रावल वापस लौटते हैं, तो 3 उपाधि धारण करते हैं, हिंदू सूर्य, चकवई और राजगुरु, इस तरह की उपाधि वो धारण करते हैं। तो एक मान्यता इस प्रकार की है। दूसरी मान्यता यह है कि हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में कौन? बप्पा रावल चित्तौड़ के शासक मानमोरी पर आक्रमण करता है, उसे पराजित करता है, और चित्तौड़ पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। ठीक है, तो कई जगह ये भी बताया गया है कि बप्पा रावल को ही मेवाड़ में गोहिलों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो कुछ इस तरीके की बातें चलो देखते हैं। देखिए, पिता मैं बता चुका हूँ, महेंद्र सेकेंड गुजरात के भील सरदार बाला के साथ लड़ते हुए ये मारे जाते हैं। माता कमलावती कर्नल टोड के अनुसार। लालन पालन इनका किया नागवंशीय राजा नागादित्य ने, और गुरु का नाम सब जानते हैं, हारित ऋषि है। कुंभलगढ़ शिलालेख जो 1460 ईस्वी का है, इसमें याद रखना बप्पा रावल को क्या कहा गया है? विप्र कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विप्र कौन से शिलालेख में कहा गया? कुंभलगढ़ शिलालेख में। कुंभलगढ़ शिलालेख में बप्पा रावल को क्या कहा गया है मित्रों? विप्र कहा गया है। याद रखोगे, 1460 ईस्वी के कुंभलगढ़ शिलालेख में बप्पा रावल को क्या कहा गया है? विप्र कहा गया। याद रखना, ठीक है, याद रखोगे सभी, बप्पा रावल को क्या कहा गया है? विप्र कहा गया है। चलो आगे चलें, आगे बात करते हैं। आज हम केवल और केवल बप्पा रावल तक पढ़ेंगे, फिर अगले शासकों के लिए हम अलग सी वीडियो लेके आएंगे मित्रों।
ठीक है, सारी वीडियो देखना है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। देखिए, एक ये याद रखना, रसिया की छतरी का लेख, रसिया की छतरी है चित्तौड़गढ़ में और ये 1264 ईस्वी का है। उसी प्रकार रणकपुर प्रशस्ति है 1439 ईस्वी और कुंभलगढ़ शिलालेख 1460 ईस्वी। अगर हम इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में बप्पा को गोहिल का पिता बताया गया है, परंतु ये मत क्या नहीं है, सही नहीं है। बप्पा को गोहिल का क्या बताया गया, पिता बताया गया है। किन किन में बताया गया, अगर पूछ लिया जाए आपसे तो याद रखोगे, रसिया की छतरी का लेख 1264 ईस्वी, रणकपुर प्रशस्ति 1439 और कुंभलगढ़ शिलालेख 1460 ईस्वी। इनमें इन तीनों ही जो शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, इनमें तीनों में ही बप्पा को गोहिल का क्या माना गया है, पिता माना गया है, मगर ये मत सही नहीं है, ये याद रखिए। चलो आगे देखो, नैन्सी और कर्नल टोड के अनुसार, यानी मोनोथ नैन्सी और जेम्स टोड जो है उसके अनुसार बप्पा रावल ने हारित ऋषि की कृपा से चित्तौड़ पर क्या किया है, अधिकार किया है। तो मोनोथ नैन्सी और कर्नल टोड का तो मान्यता ये है, उनका मानना है कि हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार किया। उसी प्रकार देखो, राज प्रशस्ति और वीर विनोद, कवि राजा श्यामल दास की पुस्तक है मित्रों वीर विनोद। राज प्रशस्ति के रचनाकार भी मैं आपको बता दूं, राज प्रशस्ति के रचनाकार हैं रणछोड़ भट्ट। याद रखोगे, राज प्रशस्ति के रचनाकार कौन है, राज प्रशस्ति के रचनाकार है रणछोड़ भट्ट। क्या याद रखोगे, रणछोड़ भट्ट याद रखना। उसी प्रकार देखो वीर विनोद, तो ये वीर विनोद जो पुस्तक है ये कवि राजा किसकी है, श्यामल दास की। किसकी है, श्यामल दास की। तो वीर विनोद और राज प्रशस्ति की अगर बात करें तो इसमें लिखा है कि 734 ईस्वी में हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल चित्तौड़ पर क्या करता है, आक्रमण करता है और वहां के शासक का नाम क्या है मित्रों, वहां का शासक है मानमोरी। कई जगह मानमोरी लिखा है, तो मानमोरी को पराजित करता है और ठीक है, मेवाड़ का पहला प्रतापी शासक इसे माना जाता है जिसने क्या किया है, चित्तौड़ पर अधिकार किया। और इसी बप्पा रावल को गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अब मैंने आपको बताया कि जब वो लौटता है कहाँ से, गजनी से, तो वो एक तो हिंदू सूर्य, एक राजगुरु और एक चक्रवई, इन तीन उपाधियां वो धारण करता है। याद रखोगे, हिंदू सूर्य, राजगुरु और चक्रवई। गजनी के शासक सलीम को पराजित करता है, सलीम की पुत्री से विवाह करता है, अपने भांजे को वहां का शासक बनाती है। बता चुका हूँ, याद रखना। बप्पा रावल की राजधानी याद रखना, नागदा। बप्पा रावल की राजधानी कहाँ है, नागदा है, उदयपुर में। नागदा में आपको सभी जानते हैं एक मंदिर है जिसे हम सास बहू का मंदिर कहते हैं, सहस्त्र बाहू का मंदिर कहते हैं, वो कहाँ पर है, नागदा, उदयपुर में। देखिए आप ये याद रखना, गौरीशंकर हीराचंद ओझा का एक कथन है, उनका मानना है कि बप्पा रावल एक तरीके से उनका वास्तविक नाम नहीं है, उनका वास्तविक नाम तो कालभोज है और बप्पा उसकी क्या है, उपाधि है। ये किसका मानना है, ये मानना है गौरीशंकर हीराचंद ओझा का। और ये बात सत्य है कि इनका वास्तविक नाम क्या है, कालभोज है, बप्पा रावल इनकी क्या है, उपाधि है। चलो आगे चलते हैं। एक मिनट रुको, हाँ एक मिनट। ये देखिए, कवि राजा श्यामल दास भी कहते हैं, क्या कहते हैं कवि राजा श्यामल दास, ये कहते हैं कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु उसका क्या है, खिताब है, मतलब उसकी उपाधि है, उपलब्धि है। ठीक है, मुस्लिम आक्रमणकारियों को चित्तौड़ से खदेड़ने के कारण पराजित करने का इतिहासकार कौन, नाम रखना, नाम याद रखना, सीवी वैद। सीवी वैद ने चार्ल्स मार्टेल की संज्ञा दी। देखिए याद रखो, चार्ल्स मार्टेल कौन था, ये फ्रांस का एक सेनापति था और फ्रांस में उस समय मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, तो उनको जो पराजित करने का काम किया वो चार्ल्स मार्टेल ने किया। तो उसी प्रकार जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनको खदेड़ने का काम बप्पा रावल ने किया। इसी वजह से सीवी वैद इसको क्या कहते हैं, चार्ल्स मार्टेल की संज्ञा देते हैं। मेवाड़ में अगर सोने के सिक्के अगर किसी ने सर्वप्रथम जारी किए हैं तो वो किसने किए हैं, बप्पा रावल ने। और सोने के सिक्कों की अगर बात करें तो सोने का सिक्का जो मिलता है वो कितने ग्रेन का मिलता है, 115 ग्रेन का।
ये भी याद रखना कि बप्पा रावल के समय के तांबे के सिक्के भी मिलते हैं। तो बप्पा रावल ने तांबे के सिक्के भी जारी किए हैं और सोने के सिक्के भी। और सोने के सिक्के कितने, 115 ग्रेन के। पर याद क्या रखना है आपको, सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप याद रखोगे तो वो याद रखना है जो स्वर्ण सिक्के थे, सोने के सिक्के थे, उन पर देखो शिव का, नंदी का, त्रिशूल का, दंडवत करते हुए पुरुष और कामधेनु आदि का चित्र मिलता है। भगवान शिव, उनके त्रिशूल का, उनके सवारी नंदी का, दंडवत करते हुए पुरुष का, ठीक है, और कामधेनु का क्या मिलता है, चित्र मिलता है। इन पर, स्वर्ण के सिक्कों पर, यानी कि सोने के सिक्कों पर। ये याद रखोगे। और क्या याद रखोगे, देखो बप्पा रावल कौन से संप्रदाय का अनुयायी है, पाशुपत। देखो शैव धर्म में दो शाखाएं हैं, पाशुपत और लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय कहें, लकुलिस उनके जो संस्थापक माने जाते हैं, लकुली संप्रदाय कहें। तो बप्पा रावल और हारित ऋषि दोनों ही पाशुपत संप्रदाय के क्या है, अनुयायी है। तो बप्पा रावल की जो समाधि है, मंदिर, वो कहाँ पर है, नागदा में, ये याद रखना। एक मान्यता ये भी है कि इसने मध्य एशिया में भी बहुत सारे युद्ध अभियानों में भाग लिया। तो ऐसा बताते हैं कि वहाँ पर एक जगह है खुरासान, वहाँ पर बप्पा रावल की समाधि है। तो ये बात सच नहीं है, बप्पा रावल की समाधि है, मंदिर कहाँ पर है, नागदा में। मगर एक मान्यता कहती है, एक मान्यता के अनुसार खुरासान में भी इसकी क्या बताई गई है, समाधि बताई गई। निर्माण कार्यों की बात करें तो देखो इन्होंने एकलिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी, नागदा, उदयपुर में करवाया है। और ये एकलिंगनाथ जी गोइलों के क्या है, कुल देवता है। कुल देवी की बात करें तो बाण माता। याद रखोगे, मेवाड़ के गोइल जो थे वो अपने आप को राजा नहीं मानते थे, वो राजा किसको मानते थे, एकलिंगनाथ जी को, और स्वयं को उसका दीवान मानते थे। इसलिए वो अपने नाम के आगे राजा या महाराजा जैसी उपाधि धारण नहीं करते थे, केवल राणा, महाराणा, ठीक है, इस तरह की उपाधि वो लगाते थे। ठीक है मित्रों, तो ये हुई बात। अब आगे हम चलते हैं। अल्लट या आलू रावल, ठीक है। तो अल्लट या आलू रावल ये हम पढ़ेंगे कल, ठीक है मित्रों। तो हमने आज जाना गोहिलों की उत्पत्ति, गोहिल कहाँ से आए, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की, और जो महत्वपूर्ण शासक हैं, संस्थापक है गोहिल राजवंश के, ग्वादित, उनके बारे में कुछ जाना, कुछ उसके उत्तराधिकारियों के बारे में भी जाना, और सबसे महत्वपूर्ण जो पहला शासक जिससे गोहिलों की वंशावली क्या मानी जाती है, लगातार, ठीक है, शुरुआत होती है। तो बप्पा रावल के बारे में आज ठीक ढंग से हमने जानकारी प्राप्त की। ठीक है मित्रों, फिर से हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।